नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा में आज आईएसएस मिशन की सफलता पर विशेष चर्चा। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। सत्ता पक्ष का उपराष्ट्रपति के चुनाव पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, आम सहमति बने तो बेहतर। दिल्ली में खतरे के निशान के पास पहुंची यमुना। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह। वहीं मुंबई में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। स्कूल कॉलेजों में हुई छुट्टी। चीन के विदेश मंत्री आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर। अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर समेत एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। भारत चीन सीमा और व्यापार जैसे मुद्दों पर होगी बात। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का दबदबा बरकरार। डायमंड लीग फाइनल में बनाई जगह। ज्यूरिख में 27 और 28 अगस्त को होगा लीग का फाइनल। तो आज से संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह की शुरुआत हुई है। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गई। राज्यसभा के उपसभापति के सदन को चलाने देने की अपील के बावजूद विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। राज्यसभा की कार्यसूची में एक विधेयक, भारतीय पत्तन विधेयक 2025 विचारों पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसे सदन में पेश करेंगे। ये विधेयक भारतीय पत्तन एक्ट 1908 का स्थान लेने का प्रयास करता है। मेंबर्स आवर है इशू। आपने मुझे आक्रांताओं के नाम पर सड़कों के नाम बदलने की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है बोलने का प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए, सदन को चलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीट पर जाए और सदन को चलने दीजिए। और संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में भी विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू किया। प्रश्नकाल में सवाल जवाब के दौरान विपक्ष के गतिरोध बरकरार रहा और इस बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ने चेतावनी भी दी कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुल कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। सत्ता पक्ष उपराष्ट्रपति के चुनाव पर सर्वसम्मति बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर के लक्ष्मण ने विपक्षी दलों से अपील की है कि वो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करें। डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान लक्ष्मण ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन अनुभवी हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। सभी दलों को उनका समर्थन करना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर के लक्ष्मण हमारे साथ हैं। सर, जब से उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है, बड़ी चर्चा हो रही है। दक्षिण भारत से हैं, तमिलनाडु से हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, अनुभव है राज्यपाल के तौर पर, क्या कहना है? संसदीय बोर्ड मोदी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष
नड्डा जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई, दक्षिण से एक पिछड़ा वर्ग समाज का और सार्वजनिक जीवन में कई पद संभाले और गवर्नर के नाते भी, चाहे झारखंड हो, तेलंगाना हो, पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते और महाराष्ट्र का आज राज्यपाल जी है, ये अच्छी शख्सियत है। मैं स्वागत करता हूं। एनडीए के सभी साथियों ने एक स्वर से स्वागत किया है, सर्वसम्मत से फैसला हुआ है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान करते वक्त कहा कि वो अपोजिशन से भी चाहेंगे कि उनके नाम पर एक सहमति बने। क्या आपका कहना है? तमिलनाडु से आते हैं, क्या आप डीएमके से अपील करेंगे? ये सही में देखो, ये सार्वजनिक पद है। आज राजनीति के ऊपर हटकर सभी दलों को आज समर्थन करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि पूरे विपक्ष आज उनका समर्थन करके और निर्विरोध हमारे उपराष्ट्रपति बनाए। कैमरामैन लोकनाथ के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर इंडी गठबंधन में आम सहमति बनने की उम्मीद है। The India Alliance leaders have had few discussions on this matter, and I'm expecting that there would be a consensus and we would hear the discussion made public very soon. वहीं समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कहा है कि देश में कुछ पद ऐसे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, लोकसभा अध्यक्ष हों, इन पर आम सहमति होना बेहतर है। और आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान एक आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। जानकारी के अनुसार राज्य के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट होने से बीजापुर डीआरजी टीम के दिनेश नाग शहीद हो गए। ब्लास्ट में घायल 3 जवानों का इलाज जारी है। और चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वांग यी भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। और किश्तवाड़ जिले के बाढ़ प्रभावित चशोती गांव में खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। व्हाइट नाइट कोर के जवान बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। व्हाइट नाइट कोर के इंजीनियर ब्रिजिंग टीमों ने उपकरणों के साथ चिसोती नाला स्थल पर पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। ये पुल नागरिक एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में संपर्क बहाल करेगा और निकासी में तेजी लाने में मदद करेगा। भारतीय सेना के विभिन्न स्तरों पर अधिकारी जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। नागरिक एजेंसियों के साथ मिलकर किए जा रहे समन्वित प्रयासों का उद्देश्य अधिकतम लोगों की जान बचाना और जरूरतमंदों को तुरंत राहत प्रदान करना है। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी राहत एवं बचाव अभियान जारी है। कठुआ में कल बादल फटने की 2 अलग-अलग घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। 6 घायलों का एमएच अस्पताल पठानकोट, जबकि 2 घायलों का जीएमसी कठुआ में इलाज चल रहा है। इलाके में बादल फटने से इमारतों, सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक जिले में रात भर हुई भारी बारिश के चलते राजबाग के जोध घाटी गांव और जंगलोट के बागरा गांव में यह आपदा आई। लगातार हुई बारिश से इलाके के जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया और कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। जम्मू संभाग में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने कल तक जम्मू संभाग में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कल दोपहर से आवाजाही के लिए बंद है और इस मार्ग को खोलने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये हाईवे आज दोपहर तक खुल जाएगा। इसके साथ ही मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग भी कन्नौज के पास अवरुद्ध है, जिसके चलते दोनों तरफ सैकड़ों वाहन
और राहगीर फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मुंबई, ठाणे से लेकर राज्य के अधिकतर जिलों में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक श्री भूषण गगरानी ने मुंबई के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की है। इसी के साथ नागरिकों से अपील की गई है कि वो केवल आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें और किसी भी तरह की सहायता हेतु 1916 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई एक हिस्सों में आगामी कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य आपातकालीन कार्य केंद्र के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है और इसी के साथ मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। और शिशिर शेलार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, मुंबई में भारी बारिश के कारण जो है निचले इलाकों में जल भराव है। बारिश के चलते जो है जनजीवन वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ताजा अपडेट की बात करें, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कल रात से जो है लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र का अगर मुंबई, कोंकण, मराठवाड़ा के इलाके देखें तो यहाँ पर जो है मूसलाधार बारिश होने के कारण जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पहले मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के अगर देखा जाए तो निचले इलाके हैं, वहां पर इस वक्त जल भराव की समस्या हुई है और इसीलिए जो ट्रैफिक की यातायात है उसमें काफी दिक्कतें आ रही है। खासतौर पर मुंबई के अंधेरी, कुर्ला, चेंबूर, गोरेगांव जैसे जो इलाके हैं, दादर, माता जैसे इलाके हैं, यहाँ पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इसलिए जो है ट्रैफिक डाइवर्जन यहाँ पर किया गया, जिसके कारण जो है ट्रैफिक मुंबई में काफी स्लो मूविंग है। लेकिन ये जितने भी जो निचले इलाके हैं यहाँ पर इस वक्त अगर देखा जाए प्रशासन के द्वारा भी जो है पंपिंग स्टेशन लगाए गए हैं। हालांकि राहत भरी बात यह है कि मुंबई में रुक रुक कर जो है बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है जलस्तर अगर देखा जाए वो कहीं ना कहीं मेंटेन हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से वर्षा हो रही है उसके कारण काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बात करें अगर मुंबई की लाइफलाइन की, तो मुंबई की लाइफलाइन भी धीमी गति से मुंबई में इस वक्त चल रही है। हालांकि ट्रैक पर जो है पानी भरने की कोई भी न्यूज अब तक नहीं आई है, लेकिन एहतियातन तौर पर अगर देखा जाए तो मुंबई लोकल सेवा तकरीबन 5 से 10 मिनट देरी से चल रही है। अगर बात करें महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों की, खासतौर पर कोंकण में रायगढ़, ठाणे, पालघर जैसे जिलों में जो है रेड अलर्ट दिया गया है। तो वही जो मराठवाड़ा आईएमडी ने जो है मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक जिस तरह से भारी बारिश की चेतावनी दी है मुंबई में, क्या कुछ उसके लिहाज से देखा जाए तो आगे क्या कुछ तैयारी है? अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है, भारी से भारी बारिश होती है, तो उसको लेकर हमारी क्या कुछ तैयारी है? किस प्रकार से लोगों को बचाया जाएगा? बिल्कुल, पिछले अगर 24 घंटों में मुंबई की बारिश का अगर स्तर देखें तकरीबन 37 मिलीमीटर के आसपास जो है बारिश मुंबई में हो चुकी है। हालांकि इस वक्त अगर मुंबई में की अगर स्थित मुंबई की बात करें तो जो खास तौर पर जो चिन्हित इलाके हैं, जैसे मैंने कहा कि जो निचले इलाके हैं जहां पर जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, वहां पर प्रशासन द्वारा पहले ही जो है ऑफिशियल्स तैनात किए गए हैं, पंपिंग स्टेशन वहां पर बिठाए गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चूंकि मुंबई समुद्र सटा हुआ इलाका है, इसलिए अगर देखा जाए तो हाई टाइड का भी एक समस्या होती है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक हाई टाइड की कोई चिंता जताई नहीं गई है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं राहत की बात जरूर होगी। अगर मुंबई बारिश होती भी है तो इन नालों के जरिए जो है पानी समुद्र में जा सकता है और इसीलिए उसकी उस प्रकार की व्यवस्था जो है मुंबई के अलग अलग जो है जगहों पर की गई है। तो चाहे वो पंपिंग स्टेशन जैसे मैंने पहले कहा उसकी बात हो, या फिर मुंबई में जो मशीन्स बिठाए गए उनके द्वारा, जो उद्देशन केंद्र है उनके द्वारा जो है पानी पंप आउट करने की व्यवस्था भी जो है मुंबई में की गई है। एहतियातन के तौर पर अगर बात करें तो बीएमसी द्वारा हालांकि पहले ही स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है और मुंबई पुलिस कमिश्नर द्वारा भी जो है मैसेज सोशल मीडिया पर डाला गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। हालांकि इस पूरी व्यवस्था पर अगर देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से भी नजर रखी गई है। मुख्यमंत्री जो है राज्य के अलग अलग जिला कलेक्टरों के इस वक्त संपर्क में है। कोई भी अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए सरकार जो है इमीडिएटली हेल्प मूव कर सकती है और इसीलिए एनडीआरएफ और साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद शिशिर, आप नजर बनाकर रखिए, आगे जो अपडेट होती है आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।
तो महाराष्ट्र में मॉनसून जिस प्रकार से एक बार फिर से सक्रिय हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी खबर होती है आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी का एक बार फिर से यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से और 58,282 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। फिलहाल नदी का जलस्तर जो है वो 204.80 मीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे दी गई है। जलस्तर के बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। और आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 105 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के सरकार के फैसले के खिलाफ आप नेता संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता संजय सिंह को हाईकोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने भी अर्जी वापस ले ली है। यूपी सरकार ने कम नामांकन वाले स्कूलों को बंद करने और उन्हें 3 किलोमीटर के दायरे में नजदीक वाले स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया है। संजय सिंह ने यूपी सरकार के इस कदम को असंवैधानिक, मनमाना और शिक्षा के अधिकार कानून के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तेजी से बदलते सुरक्षा परिवेश में संवेदनशील इकाइयों में तैनात सीआईएसएफ कमांडो भारतीय सेना के साथ आतंकवाद रोधी रणनीति, युद्ध और तोड़फोड़ की रोकथाम में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये पहल उभरते खतरों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए परिचालन तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस बात की जानकारी सीआईएसएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कुछ तस्वीरों के साथ साझा की। इस पोस्ट में सीआईएसएफ ने लिखा कि ये प्रशिक्षण उत्कृष्टता के प्रति सीआईएसएफ की दृढ़ प्रतिबद्धता और भारतीय सेना के साथ इसके सहज तालमेल को रेखांकित करता है। ये आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से राष्ट्र की सुरक्षा में बल की गतिशील भूमिका को भी दर्शाता है। सीआईएसएफ और भारतीय सेना मिलकर राष्ट्र के लिए सुरक्षा की एक मजबूत और अभेद्य दीवार का निर्माण कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो रूस यूक्रेन संघर्ष पर आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय नेता शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सहित यूरोपीय नेता व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वॉशिंगटन वार्ता में ज़ेलेंस्की के साथ शामिल होने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और नाटो महासचिव मार्क रूटे शामिल होंगे। रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ब्रसेल्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। इस दौरान यूरोपीय आयोग प्रमुख ने जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक बदला नहीं जा सकता। यूक्रेन से जुड़े किसी भी क्षेत्रीय सवाल पर हमारा रुख स्पष्ट है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता। ये निर्णय केवल यूक्रेन द्वारा ही लिया जा सकता है और इन निर्णयों में यूक्रेन की भागीदारी अनिवार्य है। And these decisions cannot be taken without Ukraine at the table. इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत के जरिए अंतिम समझौते पर जोर दिया। उन्होंने यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटियों की भी मांग दोहराई। सबसे पहले मुझे ये नहीं पता है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप मुझे विस्तार से बताएं और फिर यूरोपीय नेताओं को भी जानकारी दें। मेरे लिए यह बात ज्यादा अहम है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा गारंटियों का संकेत दिया है, क्योंकि पुतिन किसी भी तरह की सुरक्षा गारंटी नहीं देंगे। इसी रविवार ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने एक वीडियो कॉल की जिसमें यूक्रेन के सहयोगियों को कोएलिशन ऑफ द विलिंग में शामिल किया गया। जर्मन सरकार ने पुष्टि की है कि चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी शामिल होंगे और यूक्रेन संकट का शीघ्र समाधान और शांति समझौते के पक्ष पर जोर देंगे। हम राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा कर रहे हैं। हम यूक्रेन की आज़ादी और इस तरह पूरे यूरोप की रक्षा कर रहे हैं। पुतिन से अलास्का में मुलाकात के बाद ट्रंप ने शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को बताया कि पुतिन ने अधिकांश मोर्चों पर फ्रीज करने का प्रस्ताव रखा है, बशर्ते कि पूरा डोनेत्स्क रूस को सौंप दे। लेकिन जेलेंस्की ने इस मांग को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह पुतिन से सहमत है कि शांति समझौते के लिए पहले से युद्ध विराम की शर्त आवश्यक नहीं है, जैसा कि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी मांग कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत से प्याज आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी है। 5.5 महीने के अंतराल के बाद बांग्लादेशी आयातकों को यह अनुमति दी गई है। रविवार दोपहर तक दिनाजपुर के हिली भूमि बंदरगाह के माध्यम से 150 टन प्याज की पहली खेप भारत से बांग्लादेश पहुंच भी गई है और इसी के साथ चपैनबाबगंज के सोन मस्जिद भूमि बंदरगाह और हिली भूमि बंदरगाह के माध्यम से भी प्याज भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय प्याज की मांग में कमी आने के कारण आयातकों ने भारत से आयात बंद कर दिया था, जो अब एक बार फिर से घरेलू बाजारों में मांग के कारण शुरू कर दिया गया है। और पाकिस्तान में बाढ़ के चलते हालात बेकाबू हो गए हैं। बाढ़ के चलते 1000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ के चलते पूरे के पूरे गांव बर्बाद हो गए हैं। बुनेर के चघरजी इलाके का बशोनी गांव पूरी तरह से नक्शे से ही गायब हो गया है। बड़े बड़े पत्थरों ने नदी के किनारे बसे घरों को चकनाचूर कर दिया है। पूरे के पूरे परिवार बह गए, किसी की कोई खोज खबर नहीं है। अब तक लगभग 600 से ज्यादा शव बरामद हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि अकेले दीर में ही मौतों की संख्या 1000 से ज्यादा हो सकती है। वहीं स्पेन के जंगलों से इन दिनों भयंकर आग लगने की कई खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला वेरिन शहर से आ रहा है, जहां 17वीं सदी का अतालाया किले के पास के जंगलों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इससे किला भी खतरे में आ गया। 1640 से 1668 तक चले पुर्तगाल की बहाली युद्ध के दौरान पुर्तगाल से रक्षा के लिए स्पेन में यह किला बनवाया गया था। आग किले के अंदर तक तो नहीं पहुंची, बाहरी इलाके को काफी नुकसान पहुंचा है। किले के आसपास की वनस्पति जलकर खाक हो गई है। जंगल में लगी इस आग ने पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पेन की आपातकालीन सेवाओं के अनुसार करीब 2 हफ्ते से जारी भीषण गर्मी और दक्षिण से आने वाली गर्म हवाओं ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया है। बात करें खेलों की तो मौजूदा विश्व चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने इस वर्ष के डायमंड लीग फाइनल में जगह पक्की कर ली है। फाइनल 27 और 28 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा। नीरज ने पेरिस चरण में 88.16 मीटर तक भाला फेंक कर जीत हासिल की थी। उन्होंने दोहा में
2-3 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। सितंबर में नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी उतरेंगे। 13 से 21 सितंबर के बीच जापान के टोक्यो में इसका आयोजन किया जाएगा। 2021 में जापान के टोक्यो में हुए ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। और ईस्ट बंगाल और डायमंड हार्बर एफसी डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में क्वार्टर फाइनल में ईस्ट बंगाल ने चिर प्रतिद्वंदी मोहन बागान सुपर जायंट को 2-1 से हराया। 16 बार का डूरंट चैंपियन ईस्ट बंगाल अब सेमीफाइनल में पहली बार खेल रहे डायमंड हार्बर एफसी से खेलेगा। उधर जमशेदपुर में एक अन्य क्वार्टर फाइनल में डायमंड हार्बर एफसी ने जमशेदपुर एफसी को 2-0 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के